फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीनू और जैसे कि आप देख रहे हैं हम पद में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला जो प्रयास फ्रेंच विद्वान जो थे गार्सा तासी ने किया था। हिंदी साहित्य में जो इतिहास लेखन का जो पहला प्रयास किया था वो फ्रांस के थे, फ्रेंच विद्वान थे जिनका नाम था गार्सा तासी ने किया था। गार्सा तासी ने अपनी पुस्तक लिखी थी। गार्सा तासी की एक पुस्तक थी जिसकी भाषा क्या है, फ्रेंच भाषा है। ये फ्रांस के थे। इसकी सबसे पहला प्रयास गार्सा तासी ने किया था और इन्होंने पहली जो पुस्तक लिखी थी उसकी भाषा फ्रेंच रही थी। और पहली पुस्तक का नाम क्या था तो वो आप देख सकते हो। ये पहली पुस्तक का नाम दिया है, बहुत बड़ा और अजीब लगेगा आपको, बट नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा जो नाम है वो सबसे पहली पुस्तक लिखी गई है। वो लिखी किसने है, गार्सा तासी ने लिखी है, फ्रेंच भाषा में लिखी है। ये तासी ने अपनी पुस्तक का नाम ये दिया था कि इस्तवार द ला लिटरेटिव एंड हिंदुस्तानी रखा था। बहुत अटपटा सा नाम है, बट ये नाम गार्सा तासी ने अपनी पुस्तक का दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पुस्तक दो भागों में विभक्त थी। दो भागों में से बांटा गया था। इस पुस्तक को कितने भागों में बांटा था, तो दो भागों में इसको बांटा गया था। ध्यान से आप चाहो तो इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मैं अब स्टार्टिंग से कराऊंगी आपको। एक एक पॉइंट आप लिखते जाना जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको भी रिवीजन हो जाएगा ये पूरा, अगर आपने पढ़ रखा है तो। और पुस्तक से करा रही हूँ मैं। ये पुस्तक का नाम आपको मैंने पहले ही बताई थी कि सरस्वती पांडे की पुस्तक है। बहुत ही अच्छी बुक है ये, हिंदी भाषा एवं साहित्य का साहित्य। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप चाहो तो इस बुक को लेके वहाँ से कर सकते हो। इसकी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे होते हैं। तो इसको कहाँ पे क्या बताया था हमने कि गार्सा तासी ने पहले प्रयास किया था, पुस्तक लिखी थी, फ्रेंच भाषा में लिखी थी। उस पुस्तक है उसके दो भाग में इसको विभक्त किया गया था। तो पहला जो प्रकाशन था इसका, उसका समय दिया है आपको 1839 में। ठीक है, तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। मतलब कि दोनों टाइम आपको दे रखे हैं, तो दोनों टाइम आप नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट है, आगे दिया है कि यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की फ्रांच साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। इसको बताया गया कि मुद्रित मतलब प्रिंट करवाया गया था। ठीक है, इस्तवार द ला लिटरेटिव हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भाग में विभक्त किया गया था। इसको 2 भागों में बांटा गया था, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। 2 भागों में से विभक्त किया गया है और पहला भाग इसका अलग है और दूसरा भाग जो था उस दूसरे भाग के भी 3 भाग थे ये। ठीक है, तो दूसरे भाग के भी कितने भाग थे, 3 भाग थे। ये लिखे हुए आप देख सकते हो क्या, जिसका प्रकाशन समय जो दिया गया है वो था आपका 1871 ईस्वी। 1871 ईस्वी थे ये। दूसरे भाग को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका समय आपको दिया है 1871। और पहले आप समय ध्यान रखना, 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी दे रखा है इसमें समय। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण किया है। इन्होंने क्या करा है कि जो अपनी किताब लिखी थी इसमें इन्होंने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण किया है, मतलब बताया गया है। अंग्रेजी को वर्णानुक्रम अनुसार दिया गया है इसमें। गार्सा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। इनके जो ग्रंथ लिखा गया था, इन्होंने ग्रंथ लिखा है, इसमें कुल कितने कवि हैं, तो 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के 72 हैं तथा शेष उर्दू के कवि हैं। हिंदी के कितने हैं इसमें 72 हैं और बाकी जितने रह जाते हैं वो सारे उर्दू के कवि हैं। नेक्स्ट है ये फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट मतलब मान लो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये पॉइंट्स हैं सारे जो मैं आपको सबसे पहले पुस्तक में आदिकाल से पहले ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे दिया है कि डॉक्टर
लक्ष्मी सागर वारसे ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है। अब आपसे पूछते हैं कि ये तो जो पुस्तक थी फ्रेंच भाषा में थी, ठीक है, तो भाई इसको तो हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा ना, कि इसको हम लोगों को कैसे पढ़ने में आएगा। तो पहला हिंदी में अनुवाद किसने किया था इसका, पहली बार मतलब हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ये आएगा क्वेश्चन। तो लक्ष्मी सागर वारसे ने गारसादास ताशी की जो किताब थी, पुस्तक थी, उसका अनुवाद हिंदी में किया था और हिंदी में इसका नाम बदल गया था। इसका नाम क्या रख दिया था इनने, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदुई साहित्य का इतिहास किस पुस्तक का नाम है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसका अनुवाद किसने किया है, तो लक्ष्मी सागर वारसे ने किया है। गारसातासी की किताब जो ग्रंथ है उसका अनुवाद। अब कब किया है ये प्रश्न बनता है, तो इसका समय आपको दे रखा है, आप सामने देख सकते हैं 1992 में कराया है, 1952 में किया गया है, ठीक है, कराया गया है। ताशी की पुस्तक इस्तवाद ला लिटरेटिव एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदी और एंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब अर्थ प्रयुक्त हुआ है। एंदुई का मतलब था हिंदी और एंदुस्तानी का मतलब था हिंदुस्तानी, ठीक है। क्योंकि वो फ्रांस के थे तो इसलिए उनकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज थी, तो वो लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। एंदुस्तानी को हम लोग हिंदुस्तानी कहते हैं, तो इसका मतलब उर्दू था, ठीक है। आगे दिया है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। ये पॉइंट है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा पहला ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है। ये पहला जो ग्रंथ है वो महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है, भाषा काव्य संग्रह, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। किस प्रेस से हुआ था, तो ये लखनऊ में जो नवल किशोर प्रेस से हुआ था इनका प्रकाशन। शिव सिंह सैगर, अब शिव सिंह सैगर से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं कि शिव सिंह सैगर ने शिव सिंह सरोज नामक नाम से एक हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा था। पहला तो आपको पता है क्या है, जो गारसातासी ने लिखा, जिसका नाम बहुत बड़ा है, आप देखते पहचान जाओगे ये नाम अलग सा लगेगा और बड़ा है, तो इस तरह से अगर आप नहीं भी बोल पाओ तो उसका नाम आप पहचान सकते हो, ठीक है। इस्तवा द लिटरेटिव एंदुई हिंदुस्तानी नाम है, ठीक है, जो कि गारसातासी ने लिखा था। इसमें 2 भागों में इसको विभाजित किया गया था, ठीक है। और दूसरा जो भाग था इसको, जो 1871 में आया था, उसके भी 3 भाग थे। और इसको पहले मतलब इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो लक्ष्मी सागर वारसे ने इसको हिंदी में अनुवाद किया था इसका। और दूसरा ग्रंथ जो लिखा गया था वो था शिव सिंह सैगर, जिन्होंने अपने ही नाम पर मतलब एक ग्रंथ लिखा था, जिनका शिव सिंह सैगर ने ग्रंथ का नाम ही उनका ही था शिव सिंह सरोज, जो उनके नाम से मिलता जुलता। और ये दूसरा ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ रचा था उन्होंने, दूसरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन जो हुआ था, मतलब प्रकाशन समय आपको दिया है कि 1883 ईस्वी में हुआ था, 1883 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 838 कवि थे। कितने कवि थे इसके अंदर, 838 कवि थे। और उसके अंदर आपको बताया था कि जो गारसातासी ने लिखा था, तो इसके अंदर कवि थे आपके टोटल 738 कवि थे, जिसमें कि हिंदी के कवि कितने थे, 72 कवि थे हिंदी के, और बाकी सारे उर्दू के कवि थे, ठीक है। तो ऐसे ही इतना डीप नहीं पूछता क्वेश्चन क्या है, बट अगर पूछ मिले तो आप डेट ध्यान रखना, पर प्रकाशन समय ज़्यादा पूछ सकते हैं। या फिर आपसे ये पूछ लेंगे पहला ग्रंथ कौन सा था और किसने लिखा था, और दूसरा कौन सा था, कितने भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट है कवि, इतने कवि हैं, भाषा कवियों के जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए। और इनका शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है, जो शिव सिंह सैगर ने लिखा है,
इसमें भाषा, कवियों की भाषा के बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है, उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रेसन द्वारा रचित, जो ग्रेसन के द्वारा एक रचित उनकी भी एक मतलब पुस्तक है जिसका नाम आप देख सकते हो। अब तक इसमें 3 पुस्तक आ चुकी है जो शिव सिंह सरोज ने लिखी है, गारसतासी, और एक लास्ट आपको आया है ग्रेसन द्वारा रचित गई है, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी वर्नेक्यूलर, ठीक है। तो इसका भी आप नाम देख लेना। तो लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी आप इतने याद रख लेना। तो ये किसने लिखा है? ग्रेसन ने लिखी है। इसका प्रकाशन समय क्या है तो वो आप देखते हैं आगे। तो जॉर्ज ग्रेसन द्वारा रचित, ये आप देख सकते हो लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, पूरा नाम तो आप इसका पढ़ लेना, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, क्योंकि नाम बहुत अटपटे से होते थे उस टाइम के, क्योंकि ये सारी भाषाएं हमारी हिंदी भाषा में तो नहीं लिखे गए थे इसलिए। तो ये इंग्लिश में, इसका नाम जो इंग्लिश में आप लिखोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगर आप सच्चे शब्दों में कहते हो या सच्चे अर्थों में अगर माना जाता है तो अगर आपको प्रश्न ऐसे बनता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ किसको माना गया, तो आप बता सकते हैं कि लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी इसको माना गया है। हिंदुस्तान को फुल नेम आप याद कर लें, अगर याद रखने की बात है तो लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इस नाम का दूसरा ग्रंथ नहीं है। ग्रेसन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। इन्होंने कितने लोगों को, कवियों को शामिल किया है? 952 को किया है, ठीक है। 952 कवियों को शामिल किया गया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। अब इसका भी अनुवाद हुआ है। तो इनका अनुवाद किसने किया है? किशोरीलाल गुप्त ने किया है, किशोरीलाल गुप्त ने। और गारसदासी का अनुवाद किसने किया था? वो किया था हमारे लक्ष्मी सागर वारसे ने किया था, ठीक है। और शिव सिंह सरोज का तो अनुवाद करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ओके। वो दूसरा ग्रंथ था, इतिहास का दूसरा ग्रंथ माना गया है। और आपको तीसरा आपने देख ही लिया, ग्रेसन का है, जिसको सच्चे अर्थों में पहला हिंदी साहित्य का ग्रंथ माना गया है। और फिर आगे किशोरीलाल गुप्त, इन्होंने भी लिखा था, इसको हिंदी में अनुवाद किया है इन्होंने तो। और प्रकाशन समय इनका दिया है 1957 ईस्वी में, ठीक है, 1957। ग्रेसन ने कवियों और लेखकों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। इन्होंने मतलब कालक्रम अनुसार, ग्रेसन ने अपनी जो कवि के बारे में लिखा है, लेखकों के बारे में लिखा, उन्होंने मतलब काल मतलब समय के अनुसार लेके चला है कि भाई इनका समय ये है तो इसका समय ये है, जैसे कि 1 2 3 4 मतलब क्रम से लेके गए हैं ये, ठीक है, आगे पीछे नहीं किया है इन्होंने। नेक्स्ट आपको दिया है कि विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उसने संबंधित संस्कृति, परिस्थिति एवं प्रेरणा स्रोत और उद्घाटन किया है। मतलब इन्होंने सब कुछ उसके बारे में बताया है, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उनकी परिस्थितियाँ, उनकी प्रेरणा स्रोत, उद्घाटन और उनकी संस्कृति, उनसे संबंधित जो कवियों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन्होंने सब कुछ उनमें बताई है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया है, उन्होंने विभिन्न कालखंडों में इसको विभक्त किया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष सूचक है। प्रत्येक अध्याय उनका, हर एक जो चैप्टर उनका पार्ट है वो काल विशेष सूचक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको पॉइंट, आप पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगते जा रहे हैं, ठीक है। जॉर्ज ग्रेसन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृति, प्रकृति एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू और उससे पृथक किया है, उससे अलग किया है इन्होंने, ठीक है। आगे दिया हिंदी साहित्य के विकास क्रम तथा निर्धारित चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। आगे आपको दिया है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग, 16वीं और 17वीं शताब्दी का युग भक्ति काल को
हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है। अब इससे आपसे एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि स्वर्ण काल किसको माना है और इसका समय किस शताब्दी में है। तो 16 और 17वीं शताब्दी में इसको माना गया है भक्ति काल को। और भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने माना है, ये प्रश्न आप मान लो कि 100% है कि ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि स्वर्ण युग किसको माना है। तो किसने माना है स्वर्ण युग, किसको माना है, मतलब भक्ति काल को माना है। किसने माना है, वो ग्रियर्सन ने माना है। ठीक है। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। अब मिश्र बंधु की बारी आ गई। सबसे पहला ग्रंथ आपको पता है घासतासी ने लिखा है। उसका अनुवाद आपको लक्ष्मी सागर वारसे ने किया है। फिर शिव सिंह सरोज ने किया है। उसके बाद ग्रेसन का अपना ग्रंथ आ गया लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद आपका ग्रंथ आता है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त का ग्रंथ। उसके बाद आपका मिश्र बंधु का ग्रंथ आता है जिनका नाम है मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास है, ये भी ग्रंथ है। इसकी रचना की है इन्होंने। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। ठीक है। मिश्र बंधु मतलब भाई मान लो, कोई दोस्त मान लो, ये सारे मित्र इनके हैं इसके अंदर। तो इनका नाम भी दे दिए गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इसमें बिहारी आपको लगता जाएगा तो आप इनके नाम जरूर ध्यान रखना। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो जैसे बिहारी मतलब इसमें भगवान जी के नाम दिए गए हैं। तो विश्व बंधुओं में से गणेश जी आ गए, श्याम आ गए और सुखदेव आ गए। ठीक है। तो ये सारे मतलब भगवान के नाम दिए गए हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो मिश्र बंधु के अंदर। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक। तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है, कितने भागों में बांटा गया इसको, 4 में। जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्भाग का जो प्रकाशन किया गया है उसका है 1934 ईस्वी में। ठीक है। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें काफ़ी कवियों के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसमें बता सकते हैं कि 4591 कवियों के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें अनेक अज्ञात कवि को प्रकाशन में लाने के साथ ही उनके ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है। कुछ कवि इसमें ऐसे भी हैं जो अज्ञात हैं, इनके बारे में कोई कुछ पता नहीं है, उन कवियों के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है ये फ्रेंड्स, इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स आपको करा रही हूँ। इसके बाद आपका हिंदी जो आदिकाल है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपको जो आएगा वो काल विभाजन आएगा। और काल विभाजन की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। शॉर्ट वीडियो में आपको काल विभाजन मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो। उसकी फुल वीडियो अगर आपको देखनी है तो वो भी आप देख सकते हो। बट यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आदिकाल भक्ति काल के अंदर नहीं होते हैं। किताब के अंदर स्टार्टिंग में आपको आदिकाल से पहले ये प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न बिंदु ये दिए गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है साहित्य की भूमिका। 1940 हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ठीक है। उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से की है। अब और हिंदी साहित्य का ये बता दें आपको, आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दृश्य की भूमिका तैयार की है। ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इतने भी ज़रूरी नहीं है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि इससे बनी जाए। ओके, इससे नहीं बनते, क्योंकि जहाँ क्वेश्चन बनने का चांस है वहाँ मैं आपको समझा दूँगी कि हाँ भाई यहाँ से प्रश्न आएगा। जहाँ से प्रश्न नहीं आएगा तो उसको पढ़ना ज़रूर, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। अब पुस्तक के बारे में अगर बात आती है तो ये सारे राइटर के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। रामकुमार वर्मा हैं, उन्होंने भी हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है, इतिहास नामक एक पुस्तक है, वो इन्होंने लिखी है आलोचनात्मक। आप इतना ध्यान रखना,
हिंदी साहित्य की आलोचना जिसमें की गई है, उस नाम की जो पुस्तक है वो राम कुमार वर्मा ने ही लिखी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन। अब प्रकाशन समय तो सबका ध्यान रखना है, पुस्तक का नाम है तो पुस्तक किसने लिखी है, पुस्तक का नाम क्या है और उसका प्रकाशन समय क्या है। ये 3 प्रश्न ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो आप इसके टाइम समय देख सकते हो, 1938 ईस्वी में हुआ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक कालवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक अवधि को ही लिया है। ठीक है, इनकी समय अवधि बताई गई, कब से कब तक लिया गया है। इसके अंदर किस में लिया गया है, हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा है उसमें समय दिया गया है कि इतने से इतने तक का इन्होंने ली गई, इसमें आलोचनाएं की गई हैं जो भी होगी, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको बताया इसमें कि डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि माने था। अब एक प्रश्न यहाँ से बन गया कि अपभ्रंश भाषा के सबसे पहले कवि किसको माना गया है, तो ये माना गया आपको स्वयंभू को माना गया। ये आप कहीं भी नोट डाउन कर सकते हो कि मतलब अपभ्रंश भाषा के सबसे पहले कवि कौन है, स्वयंभू है। ठीक है, स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में स्वीकार किया गया। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में स्वीकार किया गया, क्योंकि स्वयं अपभ्रंश भाषा के पहले कवि स्वयंभू को माना है। इनको मानते हुए इनका समय बताया गया। नागरी प्रचारिणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। फ्रेंड्स, ये तो थे आपके सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपने नोट डाउन किए होंगे। अगर नहीं भी किए तो वीडियो को 1 से 2 बार देख के इसमें इम्पोर्टेंट जो भी आपको लग रहा है या जहाँ पे मैंने आपको बताया समझाएगी, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो वो आप कहीं ना कहीं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कुछ ग्रंथों की रचनाकार और उनके नाम। उसके बाद आदिकाल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आदिकाल से पहले किताब में ये चीज़ दे रखी है तो आप अच्छे से उसको कर लीजिए। क्योंकि ये होता है ना कि हमने आदिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल, भक्ति काल सब पढ़ लिया, पर ये और प्रश्न कहाँ से आ गए, तो कुछ प्रश्न इसमें आपको पहले ही दे दिए हैं। प्रश्न ये महत्वपूर्ण बिंदु दिए जिससे कि डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस टाइप की अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये पुस्तक मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग भी इस पुस्तक को ले सकते हो। ये सरस्वती पांडे की पुस्तक है और बहुत ही अच्छी है, क्योंकि प्रश्न इसी के अंदर से आते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं होता। बस यही है कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम MCQ क्वेश्चन करें। तो कोशिश मैं पूरी करूँगी कि इस बुक को पूरा करा सकूँ। स्टार्ट किए तो करा सकती हूँ, बाकी मैं आपके लिए वीडियोस डालती रहती हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, कहीं मुझे कैसे भी मिलती तो वो मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए बाय, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।